बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 44 तक डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन इज मेंशन्ड। जॉइंट ट्रांसफर for consideration is mentioned in section dash of the Transfer of Property Act 1882. किस सेक्शन के अंदर joint transfer for consideration is mentioned? Section 44, section 45, section 46, section 47. Right option है option B, section 45 of the Transfer of Property Act 1882. Joint transfer for consideration is mentioned in section 45 of the Transfer of Property Act 1882. अब सेक्शन 45 है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां पर जो एक गैर मनकूला जायदाद है वो मुंतकिल होती है फॉर कंसिडरेशन, मुआवजे के बदल में एक इमूवेबल गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल होती है टू 2 or more persons, 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल होती है। एंड सच कंसिडरेशन इज पेड आउट ऑफ फंड, और ऐसा जो मुआवजा है वो अदा किया जाता है एक फंड से बिलोंगिंग टू देम, जो कि उनसे मुतल्लिक है, जिस फंड से वो वाबस्ता है। पेड आउट ऑफ फंड बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन, जो उनका कॉमन फंड है जिनको कि वो ट्रांसफर की जाती है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, तो उनके कॉमन फंड से जो है वो कंसिडरेशन जाती है। They are in the absence of a contract to the contrary respectively entitled to interest in such property identical, कि वो जो जिनको के वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है और वो लोग जो कि एक फंड से मुंसलिक हैं और उनके हिस्सों के मुताबिक जितने जितने हिस्से अगर बराबर है तो बराबर के हिसाब से जो मुआवजा है, पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे जिससे वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर रहे हैं। as nearly as may be with the interest to which they were respectively entitled in the fund, के फंड में जितना जितना उनका हिस्सा होगा, या तो उसके हिसाब से कि अगर जितना कंसिडरेशन जो है और उस हद तक कंसिडरेशन की जितनी जो है वो अराजी उनके हिस्से में आती होगी उसके हिसाब से। एंड वेयर सच कंसिडरेशन इज पेड आउट ऑफ सेपरेट फंड्स बिलोंगिंग टू देम रिस्पेक्टिवली, they are in absence of a contract to the contrary respectively entitled to interest in such property in proportion to the dash which they respectively advanced: A, share of the tax; B, share of the interest; C, shares of consideration; or D, all of the above options are correct. The right option of this question is option C, shares of consideration is the right option and the right answer of this question। के अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग, मिसाल के तौर पे वसीम, अबू बकर और साजिद जो है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसी ए शख्स से और इनका मुश्तरका फंड है, वहां से इनका कंसिडरेशन जाना है। पहली सूरत उन्होंने ये बयान किया है कि अगर उस फंड के अंदर 20 लाख वसीम के हैं, 10 लाख जो है वो अबू बकर के हैं और 5 लाख साजिद के हैं, तो उनके शेयर के हिसाब से जितना मुआवजा ट्रांसफर होगा उनको उतनी उतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर उनकी बराबर बराबर है, 10-10 लाख है, तो उनको बराबर बराबर जो है वो प्रॉपर्टी उनके नाम जो है ट्रांसफर हो जाएगी।
लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर उस फंड में वसीम का जो शेयर है वो 20 लाख है, अबू बकर का 10 लाख है और साजिद का 5 लाख है, तो फिर शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन, जितना कंसिडरेशन वो ट्रांसफर करेंगे उसी के हिसाब से उनको वो हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का। तो यही 45 सेक्शन कह रहा है और यही हमारा क्वेश्चन था कि प्रपोर्शन प्रॉपर्टी इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन, कि प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उस प्रपोर्शन से जितना उनका शेयर होगा कंसिडरेशन में, उस मुआवजे में, उस बदल में, जो कि उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका जो बदल था, उसमें जितना उनका शेयर होगा, जितना उनका मुआवजा वो आगे ट्रांसफर करेंगे, जितनी रकम एक शख्स ट्रांसफर करेगा उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अंडर सेक्शन डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां पर एक जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनकूला जायदाद है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर मनकूला जायदाद, वो मुंतकिल होती है। जहां पर एक गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल होती है, पैसे वाइज का फिक्रा है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां पर एक गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल होती है फॉर कंसिडरेशन, मुआवजे के बदल में, बाई पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयर इन, बाई पर्सन्स वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बाई पर्सन्स, के मुख्तलिफ लोगों से जो कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट रखते हैं, मफाद रखते हैं उसमें। The transferor are in the absence of a contract to the contrary entitled to share in the consideration equally, where their interest in the property were of equal value and where such interest were of unequal valued proportionately the value of their respective interest। ये इसका जिक्र जो है वो किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 45, 46, 47, 48 और इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 46। अंडर सेक्शन 46 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन, कि जहां पर एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है मुआवजे के बदल बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, जो कि मुख्तलिफ मफाद रखते हैं देयर इन, उस प्रॉपर्टी में। Transferor are in the absence of the contract contrary entitled to share in consideration equally, अगर वो consideration में share रखते हैं equal, where their interest in the property were of equal value, अगर उनका जो इंटरेस्ट है वो तमाम का तमाम इक्वल है तो उसके हिसाब से। एंड वेयर सच इंटरेस्ट वर ऑफ अनइक्वल वैल्यू, अगर उनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें उसका जो शेयर बनता है वो इक्वल है तो उनको इक्वल के हिसाब से उनको जो है वो कंसिडरेशन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल है तो जो उनका शेयर बनता होगा, जितना उनका मवाद उसमें बनता होगा उसके हिसाब से उनको जो है वो उसका बदल मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 46 सेक्शन के अंदर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। Under section dash of the Transfer of Property Act 1882, where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property, and such rights cannot all exist or be exercised to their full extent together, each later created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created। और ये किस सेक्शन के अंदर इसका जिक्र है? सेक्शन 48 के अंदर।
राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 49 और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 48 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 33. Doctrine of Les Spinders is mentioned in section dash of the Transfer of Property Act. सेक्शन ए है 51, सेक्शन और ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 53A और इसका राइट ऑप्शन है 52। लेस स्पिंडर्स का जो डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन जो है ये किस सेक्शन के अंदर जो है वो दिया गया है, सेक्शन 52 इसका राइट ऑप्शन है। लेस स्पिंडर्स का जो डॉक्ट्राइन है वो 52 के अंदर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 52 के अंदर। और लेस स्पिंडर्स होता क्या है? लेस स्पिंडर्स मींस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस स्पिंडर्स मींस डैश ए अ पेंडिंग लॉ सूट, अ पेंडिंग लॉ सूट, बी अ लॉ सूट मूव्ड, अ लॉ सूट मूव्ड, सी है द सूट इज concluded, the suit is concluded, A है a pending lawsuit, B है a lawsuit moved, C है the suit is concluded, the suit is concluded और इसका राइट ऑप्शन है a pending lawsuit। लेस का मतलब होता है डिस्प्यूट, जो कि तनाजा है, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग, यानी डिस्प्यूट पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, कि जब कोई मैटर जो है वो पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसी सूरत में ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये लेस स्पिंडर्स का डॉक्ट्राइन है। और सेक्शन 52 है क्या, इसको जरा हम देख लेते हैं। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, transfer of property pending suit relating thereto during the pendency in any court having authority in Pakistan, के अगर कोई पेंडेंसी है, पेंडिंग है कोई मैटर किसी अदालत के अंदर, ऐसी अदालत के अंदर पाकिस्तान में जिसको कि अथॉरिटी हासिल है, जुरिस्डिक्शन हासिल है उस केस को सुनने की, और एस्टैब्लिश बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, और कोई ऐसी अदालत है जो एस्टैब्लिश की गई है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान by the federal government, by वफाकी हुकूमत ने एस्टैब्लिश की है, of any sort or proceeding which is not exclusive or in which any right to immovable property is directly and specifically in question, कि कोई ऐसा जो मैटर है वो जो है वो उस अदालत के अंदर पेंडिंग है, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मुतल्लक वो तनाज़ा है, डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और अदरवाइज डेल्ट विद, या कोई और मामला नहीं किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से मुतल्लक, बाय एनी पार्टी टू द सूट, उस सूट से मुतल्लका जो भी पार्टी है, और प्रोसीडिंग so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of the court, मासवाए इसके कोर्ट जो है वो इजाजत दे दे, and on such terms as it may impose, और कोई ऐसी टर्म्स और शराइत के तहत जो है वो अदालत इजाजत दे दे। तो इसके अलावा जो है अगर कोई तनाज़ा किसी अदालत के अंदर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके तहत कोई अदालत जो है एस्टैब्लिश की गई है पाकिस्तान से बाहर, और उसमें कोई तनाज़ा जो है मैटर चल रहा है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा मामला जो चल रहा है उससे मुतल्लिक जो है वो किसी किस्म की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जा सकता। ये लेस स्पिंडर्स का कंसेप्ट है अंडर सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद है
Question number 35. Under section dash of the Transfer of Property Act 1882, every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. और ये किस सेक्शन के तहत है? A 52, B 53, C 53A, D 54. अंडर सेक्शन डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 53 of the transfer of under section 53 of the transfer of property act 1882, every transfer of immovable property, हर वो मुंतकली किसी भी गैर मनकुला जायदाद की मेड विद इंटेंट, जो इस मकसद के तहत की जाए मुंतकली, जो इस नीयत के साथ की जाए मुंतकली, टू डिफीट और डिले, कि जो है वो डिले करे, डिफीट करे द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर, के जो कर्ज हुआ है ऑफ द ट्रांसफरर, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी को, उसका जो कर्ज हुआ है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाए ऐसी ट्रांसफर, शैल बी वाइडेबल, तो ऐसी ट्रांसफर जो है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर, वो किसी भी क्रेडिटर कर्ज ख्वाह जिसने कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसके बहुत सारे कर्ज ख्वाह हैं, तो किसी भी कर्ज ख्वाह के ऑप्शन पर वो जो ट्रांसफर है वो वाइडेबल है, सो डिफीटेड, जिसका कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की वजह से राइट जो है वो डिफीट हो रहा है, और या उसको कर्ज की अदायगी में डिले हो सकती है, तो ऐसी सूरत में उसके ऑप्शन पर, ऐसे कर्ज ख्वाह के ऑप्शन पर वो जो ट्रांसफर है वो वाइडेबल, ये काबिल अब्ताल है, जिसको कि बातिल करवाया जा सकता है. मिसाल के तौर पर अबू बकर ने बहुत सारे लोगों का कर्जा देना है, वसीम का, साजिद का, जहीर का, ये सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं और ये मकरूज है उन लोगों का. अब जब इसने वो कर्जा जो है वो वापस करना है, तो ये क्या करता है, अपनी एक प्रॉपर्टी जो इसके नाम थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उनसे छुप करके वो किसी एक्स शख्स को ट्रांसफर कर देता है, और वही एक प्रॉपर्टी थी जिससे कि उन्होंने अपना जो है वो कर्ज जो है वो हासिल करना था. तो अब इसकी इस ट्रांसफर की वजह से उनका जो राइट है वो डिफीट हो रहा है, उनको डिले हो सकती है कर्जा हासिल करने में. तो ऐसी सूरत में सेक्शन 53 टीपीए जो है वो राइट दे रहा है ऐसे क्रेडिटर्स को, वसीम को, साजिद को, कि अब ये जो है वो ऐसी ट्रांसफर को जो इसने की है उसको वाइड करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं. तो ये सेक्शन 53 के तहत इनको ये राइट हासिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ टीपीए, के सेल को डिफाइन किया गया है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 53A. बी है 53A, सी है 54 और डी है 55. और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है जी, 54 में सेल को डिफाइन किया गया. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ डैश, सेल जो है वो मुंतकली है डैश इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस, किस चीज की मुंतकली है, इन एक्सचेंज के बदले में, फॉर अ प्राइस रकम के, और प्रॉमिस जो कि पे कर दी हो, प्राइस पेड पे कर दी गई हो, और प्रॉमिस्ड या वादा किया गया हो उसको पे करने का, और पार्ट पेड या उसका कुछ हिस्सा पे कर दिया गया हो, और पार्ट प्रॉमिस कुछ हिस्सा पे करने कर दिया हो और कुछ हिस्सा पे करने का वादा किया हो। ए possession यानी सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, बी सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सी सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, option B is the right option. Correct answer of this question is sale is a transfer of ownership के बै बै उर्दू के अंदर बै कहते हैं सेल को, बै किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की मुंतकली है उसकी हकीयत की, मलकियत की, यानी ऑनरशिप की, इन एक्सचेंज, जिसके बदले में जो है वो रकम दी जाती है या रकम देने का वादा किया जाता है, या कुछ रकम दे दी जाती है या कुछ रकम देने का वादा किया जाता है। तो सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस, और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ 100 rupees and upwards can be made only by a dash instrument. A registered instrument, B unregistered instrument, C registered or unregistered instrument, D none of the above options is correct. सेल ऑफ 100 रुपीज, अगर कोई सेल है और वो 100 रुपीज से ज्यादा की है तो कैन बी मेड, तो वो हो सकती है ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, कि वो उसकी रजिस्ट्री करवानी जो है वो जरूरी लाजमी होगी, कि अगर कोई सेल 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की है तो उसकी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसकी जो अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रजिस्टर करवाना जो है वो लाजमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर is mentioned in section dash of the Transfer of Property Act 1882. Option A है 54, option B है 55, option C है 56, option D है 57. Rights and liabilities of buyer and seller is mentioned के rights जो खरीदार के और बेचने वाले के, यानी बाया के और मुश्तरी के जो हकूक हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां, हकूक व फराइज का जिक्र किस सेक्शन में किया गया है? मुश्तरी और बाया के, यानी बायर और सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज, लायबिलिटीज का जिक्र किस सेक्शन में किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के? और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या और राइट ऑप्शन इज rights and liabilities of buyer and seller is mentioned in section 55 of the Transfer of Property Act 1882, और सेक्शन 55 में जिक्र है राइट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, marshalling by subsequent purchaser is mentioned in section dash of the Transfer of Property Act 1882. A है 54, B है 55, C है 56 और D है 57, कि किस सेक्शन के तहत जो है वो मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर का जिक्र है? और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर इज मेंशन्ड इन सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, यानी मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर क्या है? इसका आंसर है
if the owner of two or more properties, और ये पूरे का पूरा सेक्शन ही है, इसको हम देखते हैं. If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of properties to another person, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, entitled, जो खरीदने वाला है वो entitled है to have the mortgage debt satisfied out of the property, or a property is not sold to him so far as same will extend but not so as to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him or of any other persons who has for consideration acquired and interest any of the properties. अगर एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो मॉर्गेज की है एक ही शख्स को, और वो शख्स जो है उस प्रॉपर्टी को जिसने के अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, अपनी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज किया है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है अबू बकर, और वो अपनी प्रॉपर्टीज एक्स वाई जी जो है वो डी को जो है वो कर देता है मॉर्गेज. अब उनमें से अबू बकर जो है एक्स वाई जी में से एक्स प्रॉपर्टी जो है वो किसी शख्स असलम को जो है वो बेच देता है. अब इसमें ये कहा गया है कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसको थोड़ा रिलीफ दिया गया है कि अगर जो दूसरे जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज जो है वो मॉर्गेज पे ली है, एक शख्स ने अगर ली है, तो वो जब अपने पैसे उनको बेचकर हासिल करेगा, अगर वो वापस नहीं करता वो बकर जो पैसे हैं जो उसने लिए थे मॉर्गेज करवा के अपनी प्रॉपर्टीज को, तो वो पहले दूसरी प्रॉपर्टीज को सेल आउट करेगा, और उसके बाद जो कि उसने प्रॉपर्टी सेल की है, यानी सब्सिक्वेंट परचेजर था, माबाद का जो खरीदार था, बाया था, उसको उसकी प्रॉपर्टी को वो नहीं सेल करके अपने जो रहन के रकम वसूल करेगा, पहले वो दूसरी प्रॉपर्टीज को बेच के वसूल करेगा, उसके बाद वो इस प्रॉपर्टी की तरफ आएगा. तो यही है सब्सिक्वेंट परचेजर को ये हक दिया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा जो कि उसने खरीदी है, बल्कि जो जो उसने रहन करवाई थी अबू बकर ने अपनी वाई एंड जी प्रॉपर्टीज, तो वो पहले वाई और जी प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके अपनी रकम जो है वो उनसे रिकवर करेगी. तो यही है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट 42 सॉरी. मॉर्टगेज इज डिफाइंड इन सेक्शन. अब मॉर्टगेज है क्या और किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 है. मॉर्टगेज इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. मॉर्टगेज का जो जिक्र है और उसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 57 में है, बी 58 के अंदर है, सी 59 के अंदर है और डी 60 के अंदर है. और इसका राइट ऑप्शन है मॉर्टगेज इज डिफाइंड इन सेक्शन 58. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. मॉर्टगेज इज डिफाइंड इन सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज आर? A 4 kinds of mortgage, B 5, C 6 और D 7. और इसका राइट ऑप्शन है there are 6 kinds of mortgage under the Transfer of Property Act. Under section 58 of the Transfer of Property Act there are 6 kinds of mortgage. अब वो कौन कौन सी हैं 6 kinds? नेक्स्ट क्वेश्चन है. There are 6 kinds of mortgage under section 58 of the Transfer of Property Act 1882.
और वो काइंड्स कौन कौन सी हैं? पहली है सिंपल मॉर्गेज। Number one, simple mortgage. There are 6 kinds of mortgage. Number one, simple mortgage. Number two, mortgage by conditional sale. Number three, usufructuary mortgage. Number four, English mortgage. Number five, mortgage by deposit of title deeds. Number six, anomalous mortgage. Anomalous mortgage. Number one, simple mortgage. Number two, mortgage by conditional sale. Number three, usufructuary mortgage. Number four, English mortgage. Number five, mortgage by deposit of title deed. और नंबर 6 है अनोमलस मॉर्गेज। अब इनको हम देखते हैं कि सिंपल मॉर्गेज क्या है। सिंपल मॉर्गेज, अगर एक शख्स ए उसको रकम की जरूरत है और उसके पास एक मकान है जिसमें वो रहता है और उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक मकान है उसी में वो रहता है। अब वो चाहता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को, उस मकान को मॉर्गेज करवा के कोई पैसे ले। अब वो बी से ये कहता है ए कि आप काइंडली ऐसा करें कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दें और मेरे साथ जो है वो सिंपल मॉर्गेज डीड जो है वो एक लिखवा लें। सिंपल मॉर्गेज डीड में होता ये है कि ना तो पोजेशन जो है वो डिलीवर होता है मॉर्गेजी को, ना ही जो है वो ऑनरशिप डिलीवर होती है मॉर्गेजी को। यानी पोजेशन भी मॉर्गेजर के पास ही रहता है जो कि पैसे लेता है मॉर्गेजी से, और ऑनरशिप भी उसी के पास ही रहती है। और एक सिंपल मॉर्गेज डीड लिख ली जाती है कि जिसमें एक पीरियड का जिक्र होता है कि इस पीरियड तक यानी 2 साल तक या 3 साल के बाद ये इतनी रकम अदा कर देगा और ये जो डीड है ये खत्म हो जाएगी। अगर ये रकम वापस नहीं करेगा तो फिर जो ये पोजेशन जो है ये मुझे हासिल हो जाएगा और मैं इस और इसकी ट्रांसफर ये मुझे करवा के देगा और सेल करवा के मेरी जितनी रकम बनती होगी वो मुझे दिलवाएगा। अगर वो खुद कर दे तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोर्ट के जरिए से कोर्ट जो है वो सेल करवा के उसकी रकम जो है पूरी करवाएगी। तो सिंपल मॉर्गेज के अंदर ना पोजेशन डिलीवर होता है और ना ही ऑनरशिप डिलीवर होती है। कि अगर ए शख्स ने 20 लाख रुपए बी से लिए, ए मॉर्गेजर है, बी मॉर्गेजी है, और ए कहता है कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दें और एक सिंपल मॉर्गेज डीड हम लिख लेते हैं जिसमें ना ऑनरशिप डिलीवर होता है ना पोजेशन डिलीवर होता है, और 2 साल के बाद मैं पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं करूंगा तो आप मेरा मकान सेल करके आप जो है वो ये 20 लाख रुपए जो है वो रिकवर कर लीजिए। अगर मैं मुकर जाता हूं कि अगर वो बंदा यानी मॉर्गेजर मुकर जाए ए, तो फिर अदालत के जरिए से ये भी लिखा जाता है कि अदालत के जरिए से आपको हक होगा कि आप अदालत के जरिए से जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं और सेल करवा के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये सिंपल मॉर्गेज है। दूसरी काइंड्स है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यानी ये मॉर्गेज की ऐसी किस्म है, रहन की ऐसी किस्म है कि जिसमें कंडीशनल सेल होती है, मशरूत होती है कि आप जो है इसमें कब्जा जो है वो दे दिया जाता है और जो है वो एग्रीमेंट टू सेल की शक्ल होती है कि तो अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, अगर एक ये कहता है कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो ये जो ट्रांसफर है ये एब्सोल्यूट हो जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल है ये अब तब एग्रीमेंट टू सेल नहीं रहेगा, ये सेल हो जाएगा। यानी कंडीशन है अगर मैंने पैसे दे दिए तो ठीक, पैसे दे दिए तो आप ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे वापस कर देंगे। अगर पैसे मैं नहीं देता तो मैं ये जो सेल है ये एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी है ही नहीं, जिसमें जाना होता ही नहीं, कितने होंगे
एग्जीक्यूटरी ट्रांसफर होती है, एग्जीक्यूटेड नहीं होती। तो मॉर्गेज भाई कंडीशनल सेल है, यानी कंडीशन है, शर्त रखी गई है उसके अंदर, यानी पोजेशन डिलीवर हो जाता है, कब्जा डिलीवर हो जाता है, ऑनरशिप अभी डिलीवर नहीं होती, वो तब होनी होती है जब वो रकम नहीं देगी। थर्ड काइंड है इसकी यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज, जिसे इंतफाई रहन भी कहते हैं। सर काइंडली इनको कह दें कि म्यूट कर दें अपने माइक। जी, यूज़ोफ्रैक्चरी जो मॉर्गेज है वो इंतफाई रहन है, और इसमें ये होता है कि एक शख्स ए अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी के पास रहन रखवाता है, और ये कहता है कि ए जो 1 एकड़ है इसमें बाग लगा हुआ है कीनों का, ये 3 साल के लिए मैं आपके पास रखवा रहा हूं, या टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, दोनों सूरतें हो सकती हैं, दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक ये कि टाइम पीरियड रख दिया 3 साल का, और 3 साल में आप 3 साल में हर साल जो कीनो लगेंगे आप उस कीनो को बेचें, और उससे जो पैसे हासिल होते हैं वो जितना भी मैंने आपसे रहन की रकम ली है वो रिकवर करते जाएं, और जब रिकवर हो जाए, यानी कोई पीरियड नहीं है, जब रिकवर हो जाए 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब रिकवर हो जाए, जब पूरे हो जाए रकम, मैंने ए शख्स ने 20 लाख रुपए लिए बी से, और अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है दे दिया बी को, और ये कहा कि जब ये कीनों का बाग है, जब आप इससे ठेका लेते रहें या इसको इसको खुद बेचें और पैसे रिकवर करते रहें, और जब पूरे हो जाए आपके 20 लाख, तो ये जो प्रॉपर्टी है आप मुझे वापस कर दें। दूसरी शक्ल ये कि पीरियड रख दिया जाए कि 2 साल या 3 साल का अगर मिसाल के तौर पर रखा जाता है, और कहा जाता है कि 3 साल में आप पैसे जो है वो इससे बेच के कीनों या इसको सेल करके, यानी किसी को ठेके पे देके 1 लाख 2 लाख जितने में भी वो सेल हो, तो आप जो है वो पैसे रिकवर कर लें, और बाकी जो रकम होगी वो मैं आपको दे दूंगा। ये दोनों सूरतें हैं, ये जो जब हमने पढ़ा था यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज के आगे मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, तो उसमें ये कहा था कि जब रिडीम करवानी है प्रॉपर्टी, तो रिडम्पशन के लिए 2 तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज की सूरत में अगर पीरियड सेटल किया गया है, तो उस पीरियड में जितने उससे नफे हासिल कर लेता है, इंतफाई से मुराद ये है कि नफा हासिल हो, जो भी उससे मुआवजा आएगा, कीनों का बाग है, तो उससे जितने भी पैसे हासिल होते हैं 3 साल में वो पूरे करके, मिसाल के तौर पे उसमें से 15 लाख रुपए उसने हासिल किए हैं, तो 3 साल में 15 लाख हासिल हो गए हैं, 5 लाख रुपए वो खुद अपने पास से देगा और अपने प्रॉपर्टी का कब्जा वापस। अगर उसने ये कहा है कि आपने पूरे ही इन कीनों के बाग से और इन कीनों से पूरे करने हैं, चाहे 3 साल लगे, 4 साल लगे, तो आप इसी से पूरे करें। तो जब वो मिसाल के तौर पे 5 साल में पूरे होते हैं, तो 5 साल में जब वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो मॉर्गेजर को वापस होगा। तो ये यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज की काइंड है, जिसमें पोजेशन डिलीवर होता है और ऑनरशिप डिलीवर नहीं होती। चौथी जो काइंड है वो इंग्लिश मॉर्गेज है, कि जिसके अंदर जो है वो ऑनरशिप भी डिलीवर हो जाती है और पोजेशन भी डिलीवर हो जाता है, यानी कि ऑनरशिप भी डिलीवर कर दी जाती है और पोजेशन भी डिलीवर कर दिया जाता है। अब मेरा ख्याल है 1 मिनट रह गया है, इसको यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने इंग्लिश मॉर्गेज को से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जितना हमने किया है इसको अच्छे से आप तो लेक्चर मिलेगा, इसको ज़रूर देखिएगा, और इसको आपने ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव दोनों तरह से इसको करना है, अपनी असाइनमेंट भी बनाइए साथ साथ, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।